कुछ घंटे पहले खबर आती है कि साहब बहुत बड़ा हमला हो गया यूएई में। ईरान कह देगा हमने तो हमला ही नहीं किया, वी हैव नॉट अटैक्ड, हमने हमला ही नहीं किया। आप बताइए, 7 बड़े धमाके हुए हैं 20 मिनट के अंदर। हुती किसके कंट्रोल में है? ये पूरे के पूरे ईरान के कंट्रोल में है। तो यहां पे धमाका हो गया जाबेल अली में, और बहुत जबरदस्त धमाका हुआ है। यहां पे हम लोग छाती पीट रहे थे, तेल नहीं बिक रहा, सामान नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि 33% हमारा बढ़ गया है मामला। ईरान ये चाह रहा था कि पूरा का पूरा एनर्जी मार्केट को डिसरप्ट कर दे। ये क्या कर दिया भाई? ये तो गंगा जी उल्टी बह गई, उल्टी गंगा बह गई यहां पे। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। डुप्लीकेट चाबी है पाकिस्तान की, जिससे पाकिस्तान का इंजन स्टार्ट होता है, और वो चाबी है शी जिनपिंग की जेब में। जब उसने देखा कि पाकिस्तान बड़ा लहरा रहा है, बड़ा घूम रहा है, इसको ये अमेरिकन ये फेवरेट फील्ड मार्शल, उसने बोला तुम आ जाओ बेटा जरा कोपचे में एक बार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। कुछ एक हफ्ते से मामला एकदम शांत था और हम लोगों ने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी, हम लोगों ने ज्यादा कवर नहीं किया कि भाई ईरान की लड़ाई में हो क्या रहा है। कुछ घंटे पहले खबर आती है कि साहब बहुत बड़ा हमला हो गया यूएई में। और यह हमला हुआ कहां से दोस्तों? यह हमला हुआ है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सोर्सेज। अब ये न्यूज डेवलप हो रही है, हो सकता है कल परसों तक पूरा क्लियर मामला हो जाए, पिक्चर क्लियर हो जाए, लेकिन यह हुआ यमन से। ईरान कह देगा हमने तो हमला ही नहीं किया, वी हैव नॉट अटैक्ड, हमने हमला ही नहीं किया। आप बताइए, सबूत दीजिए हमने हमला किया है। ईरान ने हमला नहीं किया, लेकिन ईरान ने करवाया जरूर है दोस्तों। चलिए चेक करते हैं। 7 बड़े धमाके हुए हैं 20 मिनट के अंदर, और यहां पे दुबई की जाबेल अली इंडस्ट्रियल जोन को धुआं धुआं कर दिया। ये एक फोटोग्राफ वहां से आई है, और नई नई फोटोग्राफ्स और वीडियोस वहां से आ रहे हैं। लेकिन मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हर्ड Jabal Ali industrial area, at least 7 blasts, 20 minutes. Iraqi media alleged missile attack from Yemen. Yemen से मिसाइल का हमला हुआ है। Just imagine, ये मैं आपको बताऊंगा ये एग्जैक्टली यमन में कहां से हो सकता है, कितना दूर है। ये मैप हमारे सामने है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है कि आपने वीडियो बनाया उस चीज का। कानून बहुत सख्त है वहां पे, आपने फोटोग्राफ खींची, वीडियो बनाया, क्योंकि फिर लोग क्या करेंगे कि ऐप के थ्रू भेजेंगे कहीं और, वरना वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है ऐसा। और नासा थर्मल इमेजरी इंडिकेटेड अ फायर एट अ फ्यूल स्टोरेज एंड ट्रांसफर वेयरहाउस एडजेसेंट टू जाबेल अली एयरपोर्ट। आपने वो पाम जुमेरिया और ये सब सुना है ना, ये पाम जुमेरिया और ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे, अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं दुबई में, आप देखते हैं उसके बगल में है ये, वहां पे हमला हो गया दोस्तों। अब ये देखिए, ये सना है, ये जो इलाका है यमन का इलाका है दोस्तों, ये सना है। सना वो एरिया है जिसको हुथी अपनी कैपिटल मानते हैं। वो कहते हैं साहब ये हमारी कैपिटल है, ठीक है। यहां पे बिल्कुल अगर आप नीचे देखेंगे तो यहां पे कहीं पे एडन है। एडन जो है वो एक्चुअली कैपिटल है, दैट इज द रियल कैपिटल, जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज करती है कि यमन की कैपिटल है। और एडन में बैठी सरकार एक्चुअली यमन की सरकार है। ये पूरा का पूरा इलाका ऊपर वाला जो सऊदी अरब के साथ जिसका बॉर्डर लगता है, वो हुथियों ने ले रखा है। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है, इराकी सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं, बाकी सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं कि यहां से तकरीबन मिसाइल फायर हुई है और बिल्कुल यहां पे जाके लगी। अब इसका फासला जो है 1830 किलोमीटर है, लगभग 1830 किलोमीटर जाके दूर इन्होंने मिसाइल मारी है। अब क्योंकि ईरान कह रहा है कि यूएस हमला नहीं कर रहा, तो हमला तो हम ही नहीं कर रहे, ऐसा ईरान कह रहा है आज की तारीख में। ये दोस्तों यहां पे ये ईरान है, क्या यहां से हमला हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ईरान कहता है हमने कुछ करवाया नहीं, हम इसमें क्या, देयर इज नथिंग, देयर इज नो इरानियन इन्वॉल्वमेंट। लेकिन हुती किसके कंट्रोल में है? ये पूरे के पूरे ईरान के कंट्रोल में है। तो यहां पे धमाका हो गया जाबेल अली में, और बहुत जबरदस्त धमाका हुआ है। अब ये असेस कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। जैसा कि ये फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी और ट्रांसफर वेयरहाउस है वो धुआं धुआं हो गया है, इसकी वजह से आग लग गई वहां पे, और काफी नुकसान, माली नुकसान हो गया है। जान का कितना नुकसान हुआ है ये अभी थोड़े समय के बाद हमें पता चल जाएगा। कल की खबर है दोस्तों, कल प्रोजेक्टाइल हिट्स इंडियन शिप नियर यमन वाटर्स। वही यमन है जहां पे हुथियों ने फायर करा था यूएई के ऊपर, जाबेल अली पोर्ट के ऊपर, भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने भारत के एक जहाज पे भी हमला किया।
ठीक है ना। अब यहां पे प्रोजेक्टाइल स्ट्रक इंडियन फ्लैग्ड वेसल, ऑल 14 सीफेरर्स ऑन बोर्ड वर रेस्क्यूड, इनको रेस्क्यू कर लिया गया और द वेसल सैंक इन द रेड सी आफ्टर द अटैक, यानी कि यह जहाज डूब गया वहां पे। क्रू रेस्क्यूड बाय येमेनी कोस्ट गार्ड। तो दोस्तों यहां पे जो क्रू था 14 लोग थे, उसमें से 13 भारतीय थे, एक फॉरेन नेशनल था। उनको येमेनी जो कोस्ट गार्ड है उनको एक सेफ स्पेस पे ले गई, एक जगह ले गई, पोर्ट ऑफ मोखा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इसके पहले कि मैं पूरा आपको यह समझाऊं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। देखिए, जो भारत है, भारत बातचीत कर रहा है, यह समझिए इंडियाज रिस्पॉन्स। इंडिया शिपिंग मिनिस्टर सेज ऑल सीफेरर्स सेफ, हमारे जो बंदे हैं वो सारे के सारे सेफ हैं। इंडियाज फॉरेन मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेटिंग विद येमेनी अथॉरिटीज, Indian refiners shift to Middle East cargoes on a delivered basis since attacks on Saudi tankers। अब हम लोग बात कर रहे हैं यमन से, हम लोग बात कर रहे हैं यमन से। और दोस्तों यहां पे विरोधाभास है, हमें ईरान से बात करनी चाहिए। हमें यमन को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने हमारे नागरिकों की जान बचाई है। उसमें एक फॉरेन नेशनल भी था, लेकिन ठीक है हमारे साथ ही था, कोई बात नहीं। और यमन से बात करने के अलावा भारत को ईरान से भी बात करनी चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं क्या है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा बताता हूं, क्योंकि ये जो अटैक है ना, ये जो अटैक है, देखिए साहब, ये बाबल मंदेब है बीच में, इसके आसपास हमला हुआ है, राइट, इसके आसपास हमला हुआ है और ये यमनी वाटर्स हैं। अब यहां पे जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, सना, जहां से हूथीज करते हैं हमला, यही हूथीज थे जिन्होंने जाबेल अली पे अटैक करा था, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया। और यहां पे मैंने आपको बताया था एडन है, जो कि एक्चुअल राजधानी है यमन की, जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, भारत भी रिकॉग्नाइज करता है कि हां ये यमन की राजधानी है। लेकिन ये पूरा ऊपर का जो इलाका है बॉस, ये तो हूथियों ने कैप्चर करके रखा है। वहां पे यमन की सरकार घुस तक नहीं सकती, हूथियों के पास मिसाइल्स हैं, बॉम्ब हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, ठीक है। अब भारत जब बात करता है एडन से कि यार ऐसा हो गया, अब एडन क्या करेगा? एडन यानी कि जो एक्चुअल पॉलिटिकल कैपिटल है यमन की, वहां पे जो सरकार है उसको यूनाइटेड नेशंस और बाकी इंटरनेशनल बॉडीज रिकॉग्नाइज करती हैं। वो क्या कर लेंगे? उनकी नहीं चलती, उन्होंने तो फायर किया नहीं है। ये वही चीज हो गई जिस तरीके से इजराइल बात कर रहा है डायरेक्टली लेबनान से। लेबनान कहता है शांति होनी चाहिए, इजराइल कहता है शांति होनी चाहिए। शांति कैसे होगी? लड़ने वाला कौन है? हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह से बात थोड़ा ना हो रही है। ये सेम सिचुएशन नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ अ पैरेलल टू एक्सप्लेन टू यू। वहां पे शांति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि लेबनान से बात करो। इजरायलियों को और लेबनीज को सबको बुला लिया व्हाइट हाउस में, ट्रंप ने अपनी फोटो खिंचवा ली। अरे लड़ाई किसके साथ चल रही है? जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनकी लड़ाई थोड़ा ना है। लड़ाई तो तीसरे से, हिजबुल्लाह से। और हिजबुल्लाह लेबनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, जिस तरीके से हूथी जो हैं वो यमनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। दैट इज द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक। यहां पे जैसा मैं बता रहा हूं, जो अटैक हुआ है, Yemen's Iran aligned Houthis accused of carrying out attack using an explosive laden boat। नाव के अंदर आपने उसमें आपने फिट करा उसको जीपीएस, आपने रिमोट कंट्रोल से। मैं ये आपको बता रहा हूं, ये आपको बता रहा हूं क्योंकि अगर ये आत्मघाती हमला होता तो यहां पे कहीं ना कहीं ये पॉइंट आउट करते। रॉयटर्स से हमने खबर ली है दोस्तों, और ये जरूरी था आपको बताना। और मैंने रॉयटर्स का जानबूझ के यहां पे रख रखा है। कारण यह नाम मैंने क्यों रखा है, पहले हम वहां पे करते थे, ऊपर टॉप राइट पे लगाते थे नाम, अब हम बॉटम पे लगाते हैं। हमने फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करा है। कारण यह है कि यहां पे रॉयटर्स कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल लगा है। यहां पे रॉयटर्स कह रहा है कि एक एक्सप्लोजिव लेडन बोट है, राइट। ये सेम आर्टिकल है, करेक्ट। और सेम आर्टिकल में एक जगह लिखा है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल तो यानी कि कोई रॉकेट लगा है, कोई मिसाइल लगी है, कोई मोटर का शेल लगा है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है जी। और ये कह रहे हैं एक्सप्लोजिव लेडन बोट। क्या एक ही नाव पे दो हमले हुए हैं, यानी कि एक ही शिप पे, एक ही बोट पे दो हमले हुए हैं? वी डोंट नो। अभी तक ये पता लग रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है। मैंने आपको बता दिया जहाज का नाम है एमएसवी फैजे नूरे ओल्हिया, इंडियन फ्लैग्ड है, 14 लोगों का क्रू है, यानी कि छोटा शिप है और ज्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम साइज्ड होगा। तो उसके ऊपर हमला कर दिया है। यह हमला करना जरूरी था, यह मजबूरी बन गई थी। और यह हमला मजबूरी क्यों थी? पूरे इलाके में असमंजस का जितना माहौल बनेगा उतना बढ़िया रहेगा। मैं ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले एक हफ्ते में हुआ क्या लीडिंग टू दिस अटैक। ये हमारा एनालिसिस है। ये देखिए साहब, सऊदी का जो एरामको है, एरामको इज द बिगेस्ट ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड, सऊदी ओन्ड है। उसका Q2 जो प्रॉफिट है
33% बढ़ गया। यहां पे हम लोग छाती पीट रहे थे, अरे तेल नहीं बिक रहा, सामान नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि 33% हमारा बढ़ गया मामला। Q2 में प्रॉफिट जम्प्स 33% टू $33.4 बिलियन, अप फ्रॉम 25.2 बिलियन अ ईयर अर्लियर। आप समझ रहे हैं, जब लड़ाई नहीं थी, समझो, आप पूरे पॉइंट को समझो कि ईरान को क्यों परेशानी है, यह भी आपको समझना पड़ेगा। कई परेशानियां, उसमें से एक परेशानी यह भी है, यह कहता है ईयर अर्लियर, एक साल पहले। आज हम लोग बैठे हैं 5 अगस्त पे, हम लोग ये मान के चलते हैं कि यह डेटा 31 जुलाई का है। मान के चलिए 31 जुलाई का, ठीक है, 2-3 दिन का डेटा तो कौन ही देगा, 4-5 दिन का छोड़ दीजिए। मानिए कि 31 जुलाई 2026 का डेटा है। अब यह कहता है ईयर अर्लियर, यानी कि 31 जुलाई 2025 की बात कर रहा है, एक साल पहले की। तो एक साल पहले इनका जो सेल था सऊदी अरब के अरामको का, जो कि सबसे बड़ी ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड, और जाहिर सी बात है सऊदी अरब की भी ये फ्लैगशिप कंपनी है, बाकी छोटी छोटी, अरामको इज द जायंट, वो प्रोमैक्स टाइप का है अरामको, बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, पिछले साल Q2 में अरामको का प्रॉफिट था 25.2 बिलियन। अब इस साल 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई हो गई, सऊदी अरब पे अटैक हो गया, अरामको पे अटैक हो गया, आप ये लगा लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हो गया, किसी को नहीं पता बंद है खुला है, बाबल मंदेब भी ब्लॉक हो गया, फिर खुल गया, फिर ब्लॉक, यानी कि असमंजस का माहौल है। उसके बीच में यह कहता है कि 25.2 अरब से बढ़ के ये 33.4 अरब डॉलर हो गया, और कहते हैं कि 33% बढ़ गया। ईरान तो कुछ और चाह रहा था, ईरान यह चाह रहा था कि पूरा का पूरा एनर्जी मार्केट को डिसरप्ट कर दे। यह क्या कर दिया भाई, ये तो गंगा जी उल्टी बह गई, उल्टी गंगा बह गई यहां पे। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। दूसरी चीज, ये बात ईरान को पहले से पता थी कि इतना % प्रॉफिट बढ़ गया है, ईरान को पता थी। मैं आपको बताता हूं क्यों पता थी, कैसे पता थी, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अब ये देखिए साहब, यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पुश ब्रेंट क्रूड अबव $100 पर बैरल। इराक, कुवैत, बहरीन एंड कतर कर्टेल्ड एनर्जी एक्सपोर्ट्स ड्यू टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज डिसरप्शंस। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के डिसरप्शंस में फर्क किसको पड़ा, इराक को पड़ा, ठीक है जी। जबकि इराक के फ्रेंडली रिलेशंस हैं ईरान के साथ, इराक को पड़ा, कुवैत को पड़ा, क्योंकि इराक भी पर्शियन गल्फ पे डिपेंडेंट है, कुवैत भी डिपेंडेंट है, बहरीन भी है, कतर भी है, मरता क्या ना करता। यूएई फिर अपना रास्ता निकाल लेगा, यूएई फिर अपना रास्ता निकाल लेगा, ओमान फिर अपना रास्ता निकाल लेगा, सऊदी फिर अपना रास्ता निकाल लेगा। ये लोग कहां जाएंगे बेचारे, ये तो फंसे पड़े हैं। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ ज्योग्राफी, ये फंसे पड़े हैं, ये ईरान के रहमो करम पे हैं। अब यहां पे देखिए ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो हम कई बार आपको बता चुके हैं, सऊदी अरब को देखेंगे, ईस्ट से लेकर वेस्ट की जो पाइपलाइन है, बाईपास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अलाउइंग एक्सपोर्ट्स वाया द रेड सी पोर्ट ऑफ यानबू। और Aramco continued exporting around 2/3 of its pre-war oil capacity despite regional supply disruptions. 2/3 यानी कि 2/3 ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब आप बोलेंगे साहब 2/3 कर रहे थे ना, पूरा तो नहीं कर रहे थे, ज्यादा तो नहीं कर रहे थे, ये प्रॉफिट कहां से आ गया फिर? ये 33% कह रहा है कि बढ़ गया प्रॉफिट, और फिर ये भी कह रहा है, और ये रॉयटर्स की भी स्टडी है और अल जजीरा की भी स्टडी है, दो हमारे फॉरेन सोर्सेज हैं। तेल आप सिर्फ 2/3 बेच रहे हैं, लड़ाई के पहले जो आप बेच रहे थे उससे सिर्फ 2/3 बेच रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट बढ़ गया, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए, इसके लिए भी ईरान जिम्मेदार है। ईरान ने हमला करा, तेल के भाव बढ़ गए। अब जब तेल के भाव बढ़ गए तो सऊदी अरब तो बढ़े हुए भाव पे बेचेगा ना, तो बढ़े हुए भाव पे बेचा उसने, कम बेचा लेकिन महंगा बेचा, कम बेचा लेकिन महंगा बेचा। जब उसने महंगा बेचा तो ज्यादा प्रॉफिट, तो यानी कि 33% प्रॉफिट सऊदी अरब ने बुक कर दिया। यहां पे आप ये देखिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको। पहले 13 जुलाई को आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमला होता है, ये करते हैं हुथी, ये हमने कवर किया है, हुथियों ने हमला किया क्योंकि सऊदी अरब वालों ने स्ट्राइक करी थी। महान एयरलाइंस है ईरान की, महान एयरलाइंस के अंदर कुछ लोग बैठ के आ रहे थे, कुछ सामान था, कुछ हथियार थे, तो इनके ऊपर बमबारी की गई। इन्होंने जवाबी कार्रवाई में 13 जुलाई को आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया, इस पर हमला किया, पहली चीज। दूसरी बात, 25 और 27 जुलाई 2026 को हुथी मिसाइल एंड ड्रोन अटैक ऑन जजान एंड यनबू, यहां पे इन्होंने अटैक करा, जो कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात है। और यहां पे ड्रोन अटैक ऑन सऊदी ऑयल फैसिलिटीज, ये 28 जुलाई को हुआ था, ये हुआ था एक हफ्ता पहले, ड्रोन अटैक ऑन सऊदी ऑयल फैसिलिटीज। ये तो 3 बड़े हमले हो चुके हैं 13 जुलाई से लेकर अभी तक।
3 major attacks have happened on Saudi soil, on oil infrastructure, and yet Saudi Arabia says कि Aramco का 33% प्रॉफिट बढ़ा है Q2 में। सऊदी अरब को यह कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी रहे, खुल जाए तो और बढ़िया, अगर बंद भी रहे तो हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं। अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। ये जितने भी देश है ना जिनका हमने यहां पे नाम लिया, अब इनकी मजबूरी बन गई है क्योंकि सऊदी अरब की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है। अब इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, अब ये दीज आर मोस्टली नेबर्स ऑफ सऊदी अरेबिया। कुछ नेबर हैं, कुछ नियर नेबर हैं, कोई बात नहीं, दे आर जनरली देयर। अब ये सऊदी अरब से अपने रिश्ते अच्छे करेंगे, सऊदी अरब से अपने रिश्ते अच्छे करेंगे क्योंकि ईरान का कुछ नहीं पता, कल उसका मूड खराब है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। लेकिन इस पूरे काले माहौल में एक उम्मीद की रोशनी सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरब ने करके दिखा दिया कि हम माल बेच भी सकते हैं, हम प्रॉफिट कमा भी सकते हैं। तो लोग कहेंगे ठीक है भाई साहब, ऐसी बात है तो हम आपके साथ हैं, आप बताओ क्या करना है, कोई रास्ता बताओ। तो लोग रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। एंड विदाउट सऊदी अरेबियाज हेल्प, अगर आप सऊदी अरब की ज्योग्राफी देखेंगे दोस्तों, विदाउट सऊदी अरेबियाज हेल्प इट विल बिकम इम्पॉसिबल। सिर्फ 2 देश हैं आसपास के जिनको सऊदी अरब की हेल्प नहीं चाहिए, उसमें से एक यूएई है और एक ओमान है। इनको नहीं चाहिए सऊदी अरब की हेल्प, सिंपली बिकॉज इनकी ज्योग्राफी ऐसी है। अल्टीमेटली दे आर नॉट गोइंग टू बी थ्रेटेंड, अल्टीमेटली ये ज्यादा थ्रेटन नहीं होंगे हॉर्मुज से, बिकॉज दे फेस द अरेबियन सी। नन ऑफ दीज कंट्रीज फेस द अरेबियन सी। ये तो पर्शियन गल्फ से बंधे हुए हैं, तो कुछ नहीं कर सकते, बेचारे फंस गए। एक बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू है दोस्तों, वायरल हो रहा है, मेजरली वायरल हो रहा है, फॉक्स न्यूज पे दिया था, और मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू की छोटी सी आप क्लिप देखिए पहले। Number one is the mediators. It is well known in the Middle East region by our intelligence services, by all the players, that the Pakistanis and the Qataris are compromised because they favor Iran at the expense of the United States. This is historical. This is not new. And yet they're the mediators. So their influence here, I think, has played a part in misleading the United States in terms of Iran's real intentions. The second thing are our allies and partners, led by Saudi Arabia. Let us point out and remind the audience here that when we were going to open the Straits of Hormuz forcibly, Saudi denied us the use of our air base and denied us the use of their airspace, and also told the president and discouraged them from doing it because they thought the operation would fail. Of course, they knew nothing about the details of that operation, nor are they qualified to make that kind of an assumption. And what the Saudis are doing here is, for the 4th time, they have influenced the president. One is on the Straits of Hormuz. 2 other times, it's well known that he was close to going back to major combat operations, and they talked him, as well as other allies in the region, down from doing that, and let's try to make a deal. ये दोस्तों यूएस जनरल जैक कीन है। इन्होंने पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया को ईरान डिप्लोमेसी के चलते इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों के वजूहात अलग हैं, इनके वजूहात अलग हैं। इन्होंने ऐसा क्यों बिहेव करा, ये मैं आपको अपना एनालिसिस बताऊंगा। ये जनरल साहब ने नहीं बोला है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है जी। पाकिस्तान को कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिएटर फेवर्स ईरान, कतर को कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिएटर फेवर्स ईरान, सऊदी अरब को कहते हैं शेमफुल अप्रोच। अब सऊदी अरब को शेमफुल अप्रोच क्यों बोला, ठीक है। अब ये जनरल जैक कीन कौन है? ये रिटायर्ड जनरल हैं और चेयरमैन है इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर, एंड दिस कम्स अंडर द यूएस गवर्नमेंट। सो एक यूएस गवर्नमेंट फंडेड थिंक टैंक है, एलीट थिंक टैंक है। जनरल कीन इज अ रिस्पेक्टेड जनरल, ही इज अ नोन नेम, ही कैरीज अ लॉट ऑफ वेट, ही हेड्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक, और उन्होंने ये बात बोली है। और यही चीज अब डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ रही है। अब देखना किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी अब अपने तेवर हल्के हल्के बदल रहा है। उसको भी समझ में आ रही है कि क्या उसके साथ गेम हो गया है। और ये मैं डे 1 से कह रहा था दोस्तों, मैं डे 1 से कह रहा था, जो इसमें पड़ेगा ये कोयले की दलाली है, चेहरे पे कालिख आएगी आएगी। अब वो आ रही है, और ये मैंने डे 1 पे बोला था जब ये पूरी बात ना इस्लामाबाद टॉक होंगी, ये होगी, पूरे दुनिया के फैसले इस्लामाबाद में। मैंने बोला कख नहीं हो रहे फैसले तुम्हारे, कुछ नहीं हो रहा इस्लामाबाद में, ठीक है। अब ये देखिए साहब,
Saudi Arabia's approach, according to Keane, ये कहता है कि opposed military strikes, believing they would fail, unwilling to risk its own security, oil infrastructure or casualties, expected US and Israel to bear a burden of confronting Iran or bear the burden of confronting Iran. तो ये तो चार्जशीट है उनकी सऊदी अरब को लेकर है। ये सब यहां पे ये चार्जशीट है इनकी सऊदी अरब को लेकर कि सऊदी अरब, पहली चीज तो ये है कि इन्होंने बोला कि तुम स्ट्राइक मत करो। ये बात अब के लिए सही हो सकती है, लेकिन दोस्तों आप स्क्रीन पे देखिए, अपने स्क्रीन पे देखिए, ये बात मैंने कवर करी थी इसलिए मुझे याद है। एक्चुअली सऊदी अरेबिया वो देश था जिसने शुरू में अमेरिका को बोला था कि ठोको ईरान को, और जब पहला सीज फायर हुआ था तब इन्होंने अमेरिका को यह बोला था, आप स्क्रीन पे देखिए, इन्होंने यह बोला था कि तुमने रोक क्यों दिया और ठोको। बाद में उसको लगा कि नहीं, ये पूरा मामला थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। सऊदी अरेबिया पुल्ड आउट एंड दैट इज व्हाई अमेरिका इज इरिटेटेड। ठीक है, दूसरी बात, अनविलिंग टू रिस्क इट्स ओन सिक्योरिटी, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और कैजुअलिटीज। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ये चाहते हैं कि सऊदी अरब, अमेरिकन चाहते हैं सऊदी अरब अपना ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी सिक्योरिटी। अरे आप लोगों के मिलिट्री बेसिस हैं सऊदी अरब में, आप क्या कर रहे हैं? आपने क्यों लिए वो मिलिट्री बेसिस? ये मेरा सवाल है अमेरिकन से। सऊदी अरब वाले सवाल पूछे ना पूछे, मेरा सवाल है अमेरिकन से कि आपने कई बेसिस बनाए सऊदी अरब के अंदर, मेनी बेसिस, मेनी एयरफील्ड्स आपने बनाए सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब पे हमला हुआ, आपने क्या बिगाड़ लिया? कतर में अल उदैद है, सबसे बड़ा बेस है, मिलिट्री बेस पूरे मिडिल ईस्ट में। कतर के ऊपर हमला हुआ, आपने क्या कर लिया? ठीक है, बहरीन के अंदर बेस है, बहरीन पे हमला हुआ, आपने क्या कर लिया? ओमान में बेस है, वहां पे हमला हुआ, क्या कर लिया? यूएई में बेस है, यूएई पे हमला हुआ, आपने क्या कर लिया? ठीक है, जॉर्डन में बेस है, जॉर्डन पे हमला हुआ, आपने क्या कर लिया? कुछ कोई अगर सेंस की बात हो तो कोई मुझे बताए। और फिर ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने ये बोल दिया, सऊदी अरब ने देख लिया, आप लोग फेल हो गए। सऊदी अरब लड़ाई नहीं लड़ना चाहता भाई। आपने जब हमला करा ईरान के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा सही करा गलत करा, वो आपका हेडेक है, आपको दोबारा हमला करना है, तिबारा कर दो मेरी तरफ से। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट डिड यू टेक सऊदी अरब्स परमिशन, Saudi Arabia's permission before you attacked on 20th? You did not. Did you keep Saudi Arabia in the loop? There is no proof to say that you did. हाँ, सऊदी ने बोला होगा कर दो, लेकिन जब आप कर रहे थे आपने सऊदी अरब को नहीं बताया। आज की तारीख में सऊदी अरब का अगर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर थ्रेट है, उसके सिटीजंस अंडर थ्रेट हैं, तो सऊदी अरेबिया यही बोलेगा ना कि अमेरिकन आर फिकल पार्टनर्स, इनका मूड खराब हो गया, उठ के चले गए। लेकिन जो पीछे छोड़कर जा रहे हैं, ये सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी छोड़कर जा रहे हैं, ये कतर और ईरान की दुश्मनी छोड़ के जा रहे हैं, दुनिया भर को ईरान का दुश्मन बना के, क्योंकि ईरान ने वहां पे बम मारे हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा भाई? ये देख लीजिए साहब। तीसरी चीज, expected US and Israel to bear the burden of confronting Iran. Obviously. मैं थोड़ा सा respectfully, I have a lot of respect and regard for General Keane, but having said that, I would like to say that you chose to attack Iran. आप पहले एक बात समझ लीजिए, who chose to attack Iran? It was the US. You chose to attack Iran. It was your choice. Even if Saudi Arab said attack, 10 people say 10 things. Finally, when you act, it's your responsibility. Relying on these mediators misled the United States about Iran's real objective. Now, how can the United States of America be misled? I don't know. You're misled by Pakistan? Pakistan is a compromised state. How can you be misled by Pakistan? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। जनरल साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मिसलीड कर दिया। पाकिस्तान तो डे वन से सबको मिसलीड करता है। मैं बार बार ये ट्वीट दिखा के मैं हैरान परेशान हो गया, थक गया। फिर से देखिए, ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का न्यू ईयर का ट्वीट है, 1 जनवरी। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, और मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इसको स्क्रीन पे रखिए जब तक मैं बोल रहा हूं। ये वो ट्वीट है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है पाकिस्तान के लिए, कि इन्होंने अरबों डॉलर हमसे ले लिए और हमें धोखा दे दिया है। दे हैव बिट्रेड अस। यार मुझे एक बात बता दो, अगर आपको पता है और आप राइटिंग में दे रहे हो कि पाकिस्तान धोखेबाज है, फिर आप कहते हो आपने भरोसा, ठीक है आपने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, दैट्स ओके, बट एक बात आपको पता है कि वो लोग धोखेबाज हैं, फिर आप उनके पास जा रहे हो, फिर आप रो रहे हो कि हमें धोखा दे दिया, जबकि पिछली बार आप ही ने ट्वीट करा था कि उन्होंने धोखा दिया है। ये तो रिडिकुलस सी बात है। अब यहां पे देख लीजिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर नेम्ड एज मीडिएटर्स फॉर ईरान टॉक्स। अब जो है पाकिस्तान को इन सब चीजों से हटा दिया। अब जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, अब डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सुन लीजिए। We're going to hit them very hard yesterday, very, very hard, harder than any attack. I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II. That's pretty big. And we were set to go, and they called. And in addition, Saudi Arabia called,
And UAE called, Qatar called, got calls from numerous people. Not, I don't want to use the word begging, but some were, in particular, Iran did not want to be hit. ठीक है दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, इसमें कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं है. पाकिस्तान इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर. अब ये कह रहा है कि मैं सिर्फ बात करूंगा सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से. और सबके अलग अलग कारण हैं. जैसे कि सऊदी अरब का कारण यह बता दिया इन्होंने. कतर का क्या कारण है? क्या कतर को भी पैसे चाहिए अमेरिका से? नहीं. कतर के पास खुद अपने बहुत सारे पैसे हैं. कतर एक डिप्लोमेसी का पावर हाउस है मिडिल ईस्ट में. यू कैन डिसएग्री विद कतर, यू कैन अग्री विद कतर. You might think Qatar is not doing what it should be doing, or you might have another point of view, but the fact is, Qatar is a diplomacy or a diplomatic powerhouse in the Middle East. Americans की मदद करी है कितनी बार? जो इजरायलियों ने पिछले साल रॉकेट मारा था हमास के ऑफिस में, वो कतर के अंदर था. और वो हमास का ऑफिस किसने खुलवाया? कतरियों ने खुलवाया था? नहीं, अमेरिकन गए थे कतर के पास कि प्लीज इनको जमीन दे दो, हमास से हमें बात करनी है, लिहाजा उनको एक ऑफिस चाहिए, आप अपनी जमीन पे एक हमास का ऑफिस बनवा दीजिए. कतर ने बोला ओके, आप दोस्त हैं, आप मान रहे हैं. आज की तारीख में वही अमेरिकन ये कह रहे हैं कि ये हमास का ऑफिस कतर में क्यों है? हमास का ऑफिस इसलिए कतर में है क्योंकि बेटा तुमने रिक्वेस्ट करा था कतर को. ये दिस हैज अ बैकग्राउंड, इसका एक बैकग्राउंड है. और अमेरिकन इतने शरीफ नहीं है जितना कभी कभी लोग समझ लेते कि नहीं भाई, ये 3-5 उन्हीं का करवाया गया है. तो यहां पे, और दूसरी चीज है, पाकिस्तान क्यों कॉम्प्रोमाइज हो गया? हां, अमेरिका उनको पैसे देता है, लेकिन पाकिस्तान की असली चाबी दोस्तों अमेरिका के पास तो है, लेकिन एक डुप्लीकेट चाबी है पाकिस्तान की, जिससे पाकिस्तान का इंजन स्टार्ट होता है. और वो चाबी है शी जिनपिंग की जेब में. जब उसने देखा कि पाकिस्तान बड़ा लहरा रहा है, बड़ा घूम रहा है, इसको ये अमेरिकन ये फेवरेट फील्ड मार्शल, उसने बोला तुम आ जाओ बेटा जरा कोपचे में एक बार. उसने टाइट कर दिया पाकिस्तान को. इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप नाम ले रहा है सऊदी अरब का, यूएई का, कतर का. फेवरेट फील्ड मार्शल गायब है अभी. अब उसको कवर से निकाल के दोबारा जिंदा करेगा डोनाल्ड ट्रंप, वो झाड़ फूंक के उसको लगा के, जब अगर उसको जरूरत होगी. लेकिन आज की तारीख में उसको जरूरत नहीं है. और यहां पे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को हो रहा है फोमो बहुत तगड़ा, जिसको जेंजी वाले कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट. उसको बड़ा तगड़ा फोमो हो रहा है भाई. और फोमो ऐसा हो रहा है कि नहीं, हमें छोड़ दिया पीछे, तो झट से फोन करा. यहां पे इशाक डर, डेप्यूटी पीएम एंड फॉरेन मिनिस्टर, ये बुलाते हैं अब्बास अरक्ची को कि अब्बास अरक्ची साहब आप आ जाइए इस्लामाबाद, प्लीज लेट्स टॉक. और यहां पे अयाज सादिक हैं, नेशनल असेंबली स्पीकर, ये बुलाते हैं मोहम्मद बागर गालिबाफ को, जो ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उनको बुलाते हैं. अब इनको इन्वाइट कर रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान वांट्स टू स्टे रेलिवेंट समहाउ. पैसा रेलिवेंस में है, वरना पाकिस्तान को कौन पैसा दे रहा है? पाकिस्तान कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहा है, या पाकिस्तान कौन सी वैक्सीन बना रहा है, या पाकिस्तान कौन सी कारवार बना रहा है? पाकिस्तान तो कुछ नहीं बनाता. जांगिए, बनियान, तौलिया के अलावा, रुमाल के अलावा, जुराबों के अलावा पाकिस्तान मेक्स नथिंग. How does Pakistan stay relevant? Pakistan stays relevant because then Pakistan will talk to the Iranians and then they will sell this to the Americans. Or they will sell it to the Chinese if the Americans are not buying. कि सर देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से डिप्लोमेसी कर रहे हैं, कर दो पैसा. ये बॉटम लाइन है. मैं इसलिए कह रहा हूं बॉटम लाइन है क्योंकि जो फेल्ड इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी, उसके लिए भी पाकिस्तान ने $10 अरब अमेरिकन से मांग लिए भीख में. ट्रंप को तो शौक लग गया कि यार ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने पैसा मांगा, वो $10 अरब मांग लिया. उसने फेवरेट फील्ड मार्शल कहना ही छोड़ दिया. फिर उसने बोला ये तो बहुत भारी पड़ रहा है मुझे, बहुत महंगा है ये तो. एक बार फेवरेट फील्ड मार्शल क्या बोल दिया, 2-3 बार या 10 बार बोल दिया, इन लोगों ने तो $10 अरब मांग लिए उसके. अब यहां पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से पूरा मामला निकल रहा है. मैं आपको बताऊंगा क्यों डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है. डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम स्ट्राइक्स टू टॉक्स, व्हाई डोनाल्ड ट्रंप इज सडनली पुशिंग फॉर एन ईरान डील. और यहां पे ये देखिए साहब, मार्क डुबोविट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. ट्रंप इज मोर डेस्परेट फॉर अ डील देन द इरानियंस. ये सीईओ है फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज, और ये बात सच है. ट्रंप कह रहा है मेरी डील हो रही है, इरानियंस कह रहे हैं हम तो बात ही नहीं कर रहे इससे. अब ट्रंप डेस्परेट हो रहा है. जब आप पाकिस्तानियों के साथ बैठ के खाना खाओगे, जब आप पाकिस्तानियों को दोस्त बनाओगे, आप ऐसे ही जलील होगे सबके सामने. छोटी सी बात बताता हूं, मैं ये सब नहीं समझाऊंगा आपको, आपको पता है, आप लोग पढ़ते हैं. देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है. ट्रंप आज की तारीख में, आपको पता है ट्रंप की बेइज्जती हो रही है, और ये ट्रंप के खुद के करतूत हैं. अफगानिस्तान में जो लड़ाई चली थी, अफगानिस्तान में 20 साल तक अमेरिकन थे, वो ट्रंप ने शुरू नहीं की. वो तो जॉर्ज बुश था, जॉर्ज बुश जूनियर.
व्हेन ही वाज देयर। इराक की लड़ाई ट्रंप ने शुरू नहीं की, ठीक है। जो सीरिया की लड़ाई है वो ट्रंप ने शुरू नहीं की। जो लीबिया का ऑपरेशन था वो ट्रंप ने शुरू नहीं किया। जो सबसे लंबा अमेरिकन ऑपरेशन अब्रॉड था वियतनाम का, वो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू नहीं करा। जो कोरिया की मिस एडवेंचर थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की। लेकिन बेइज्जती इसी की हो रही है। और ये जो लड़ाई है, जो ईरान के साथ ये लड़ रहा है, कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। लेकिन सबसे ज्यादा इंसल्ट इसी की हो रही है। जो लोग 20-20 साल तक लड़ते रहे, उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला, डोनाल्ड ट्रंप बीच में फंस गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहता हूं टॉक लेस। यही बात मैंने डोनाल्ड ट्रंप को, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, एंड मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू से कि अगर आप थोड़ा सा कम बोलोगे और अगर आप मार्को रूबियो को बोलोगे कि आप अपनी डिप्लोमेसी करो, ही इज अ ब्राइट गाय, मार्को रूबियो इज अ शार्प मैन, लेट हिम हैंडल हिज जॉब। आप हर चीज कह देते हो और क्योंकि आप प्रेसिडेंट हो, आपने कुछ उल्टा सीधा बोला, वो पॉलिसी बन जाती है। अब कोई भी आपके जो अंडर है आपकी कैबिनेट में, आपके खिलाफ तो जाएगा नहीं। आपका मन चाहा रात के 3 बजे उठे, आपको नींद नहीं आ रही, आप बाथरूम गए, मुंह पे पानी डाला, आपने बोला कि मैंने अब 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाने हैं। आपने कर दिया 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर। जब आपने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया, मार्को रूबियो अपना माथा पकड़ के कोने में बैठा है कि यार 20 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो। अब इस आदमी ने फायर कर दिया रात को जब मैं सो रहा था। अब क्योंकि वो प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट ने बोल दिया और ग्लोबल मीडिया ने कवर कर दिया, अब आपको पूरी की पूरी जो यूएस की पॉलिसी है, अब वो एक शिफ्ट करेगी धीरे धीरे धीरे। अब उसमें सडनली वही यूएस जो भारत को कह रहा था कि यार तुम तो हमारे नेचुरल पार्टनर हो, उसके खिलाफ भारत में सेंटिमेंट तैयार हो गया। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप डज, और यही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की लड़ाई में करा। ये पहले किसी की सुनता नहीं है, और जब ये हार जाता है फिर ये जमीन पे लेट जाता है। यही देखिए, ईरान के साथ लड़ाई शुरू करी किसके कहने पे, अब कर दी तो पूरा नहीं कर सकता। अब इसको लग रहा है कि नवंबर में मैं चुनाव हार जाऊंगा, मेरी कुर्सी चली जाएगी, एक बार और धमकी दे दूं, एक बार नस्ते नाबूद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ईरान ने बोला कर दे भाई, तेरी मर्जी है। एंड में क्या मिला? एंड में कुछ भी नहीं मिला। अब ये कह रहा है डील डील डील। ये देखो, ईरान डील, इसको डील चाहिए। ईरान नहीं कह रहा हमें डील चाहिए, खुद ही कह रहा है ईरान से कि डील होने वाली है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेक फ्रेंड्स लाइक पाकिस्तान। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।